हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच प्रीवियस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। टारगेट सीयूटी पीजी 2024 के लिए जो हमारी सीरीज है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 को डिस्कस कर रहे हैं, उसके रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन कह रहा है specific amino acid may be replaced individually by the site directed mutagenesis. This powerful approach in studying protein structure and function changes the amino acid sequence of a protein by altering the DNA sequence of clone gene. क्या ये assertion ठीक है? Assertion correctly describe कर रहा है कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस एक पावरफुल अप्रोच होती है जो कि स्टडी करने के लिए यूज होती है किसको? प्रोटीन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को। और इसमें हम क्या करते हैं? अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को चेंज करते हैं और इसकी वजह से प्रोटीन में चेंजेस आता है बाय ऑल्टरिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ क्लोन जीन। अब रीजन क्या कह रहा है? रीजन से when suitably located restriction site A are not present in the sequence to be altered, an approach called oligonucleotide directed site mutagenesis can create a specific DNA sequence change. Now in the light of the above statement, हमें पता करना है कि इसमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर है। Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. लास्ट वाला तो वैसे ही गलत हो गया, हमने अभी देखा और assertion तो ठीक था। बाकी क्या? रीजन जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है assertion को। कैसे? That it is explaining the mechanism of oligonucleotide directed mutagenesis, which is another method जिसको हम यूज कर सकते हैं when specific restriction enzymes are not present. इसीलिए जो रीजन है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, तो ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है द थाइलाकॉइड रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द स्पेशलाइज्ड इंटरनल मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड थाइलाकॉइड। बिल्कुल ठीक है। और रीजन क्या कह रहा है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज थाइलाकॉइड रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स इन द कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस एंड केल्विन साइकिल का कॉन्सेप्ट पता हो तो आपको पता है कि असर्शन बिल्कुल ठीक कह रहा है। और रीजन जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है विद द असर्शन। क्यों? क्योंकि जो रीजन बता रहा है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि क्या होते थे एटीपी एंड एनएडीपीएच, उन्हीं को हम यूज करते हैं थ्रू केल्विन साइकिल फॉर द कार्बन फिक्सेशन फॉर द शुगर सिंथेसिस। और ये सारी रिएक्शन कहां होती है? स्ट्रोमा में। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? आपके असर्शन का। दोनों ही ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। फिर से एक असर्शन। इन अ हेल्दी बॉडी आरबीसी कैन लिव फॉर सेवरल मंथ्स और ईयर। नो, असर्शन गलत हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आरबीसी इन अ हेल्दी बॉडी हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 100 to 120 days, नॉट अ मंथ्स और ईयर्स। तो ए तो हो गया फॉल्स। रीजन क्या कह रहा है? आरबीसीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। वो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आरबीसी आर इंडीड रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड टिश्यू। तो असर्शन तो गलत हो गया, बट जो आपका रीजन था वो ठीक है, यानी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। Assertion क्या कह रहा है? A hormone is a molecule that is released in one part of the body but regulates the activity of the cells in other parts of the body. ठीक है, assertion तो ठीक है। हार्मोन क्या होते हैं? वही तो मॉलिक्यूल होते हैं एंडोक्राइन के जो कि ब्लड में पोर इन किए जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं, और जब ये अपने डिस्टेंट टारगेट टिश्यू पे पहुंचते हैं तो उस पे बाइंड करके दे रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन में होती है पर पूरी बॉडी के जो हमारे फीचर्स हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको रेगुलेट करती है। रीजन क्या कह रहा है? द सर्कुलेटिंग ब्लड डिलीवर्स हार्मोन टू द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। ये भी ठीक है। आर एक प्रॉपरली करेक्ट एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए कि असर्शन जो हमने बोला है वो ठीक क्यों है, वाई असर्शन इज ट्रू, यानी कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। असर्शन क्या कह रहा है? फाइटोक्रोम्स इज मोस्ट अबंडेंट इन इटियोलेटेड सीडलिंग्स। बिल्कुल ठीक है। जो फाइटोक्रोम्स होते हैं, स्पेसिफिकली फाइटोक्रोम ए, इट इज द मोस्ट अबंडेंट इन इटियोलेटेड सीडलिंग।
and it is rapidly degraded upon exposure to the light. तो आपके जो असर्शन तो था बिल्कुल ठीक हो गया था। रीजन क्या कह रहा है? मोस्ट बायोकेमिकल स्टडीज हैव बीन कैरिड आउट ऑन फाइटोक्रोम प्यूरिफाइड फ्रॉम नॉन ग्रीन टिश्यूज। रीजन भी ठीक है, क्योंकि जो बायोकेमिकल स्टडीज होती हैं वो ऑफन कैरी आउट होती हैं ऐसे फाइटोक्रोम्स को जिन पे को प्यूरिफाई किया जाता है किससे? ग्रीन टिश्यू से, नॉन ग्रीन टिश्यू से। बट दोनों में कोई लिंकेजेस दिख रहा है? असर्शन भी ठीक था, रीजन भी ठीक है, बट दोनों कोई एक कनेक्शन दिख रहा है जैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चन में दिखा था? नहीं, दैट इज मिसिंग। R is not providing direct explanation for why phytochrome is most abundant. So that's where both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Identify the correct sequence of genome of different organisms in increasing order. Homo sapiens, E. coli, Drosophila, Melanogaster, Saccharomyces cerevisiae और Xenorhabditis elegans. देखिए, एक तो चीज बहुत क्लियर है कि इकोलाई इसमें सबसे छोटा है, तो वो एक एक्सट्रीम में रहेगा और होमोसेपियंस आपके दूसरी एक्सट्रीम में रहेगा, बाकी सब इसी के बीच में फिट होंगे। इकोलाई का जो जीनोम साइज होता है वो होता है 4.6 मेगाबेस पेयर समवेयर। इसके बाद जो हमारा ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए, इसका होता है समवेयर अराउंड 12 मेगाबेस पेयर। नेक्स्ट जो निमेटोड है ज़ीनोरैप्टिस एलिगेंस, उसका होता है हमारा समवेयर 100 मेगाबेस पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा आपका? नेक्स्ट है आपका ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। तो ड्रोसोफिला का जो होता है आपका जीनोम साइज अराउंड 3 बिलियन बेस पेयर, और ऑब्वियसली बात है ह्यूमन का इससे ज्यादा ही होगा। तो इकोलाई से स्टार्ट करेंगे हम। इकोलाई क्या है? बी। तो पहले आएगा बी, उसके बाद ईस्ट यानी डी, उसके बाद हमारा निमेटोड यानी ई, एंड देन आएगा हमारा ड्रोसोफिला यानी कि सी, एंड देन ए यानी कि बी डी ई सी ए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Identify the correct sequence of proteins component of mitochondrial electron transport chain. Okay, succinate dehydrogenase, cytochrome oxidase, NADH dehydrogenase या ubiquinone mediated cytochrome C oxidoreductase। इनको अरेंज करना है हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में एज इलेक्ट्रॉन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। चलिए एक काम करते हैं, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखते हैं। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स वन होता है वो क्या होता है? हमारा NADH डिहाइड्रोजनेज। तो कॉम्प्लेक्स वन हमारा NADH डिहाइड्रोजनेज है, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट। सेकंड क्या होता है? हमारा सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये हो गया हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स टू। कॉम्प्लेक्स थ्री क्या होगा? यूबिक्विनोन मीडिएटेड आपका साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये वाला। तो ये हो गया हमारा थर्ड। एंड लास्ट क्या होगा हमारा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज विच इज कॉम्प्लेक्स फोर, राइट। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा? सी ए then D and then B. C A D B, that means option 4. That means option D. The correct sequence of the southern blotting procedure as applied to DNA fingerprinting is incubation of nylon membrane with radiolabeled DNA probe, separation of digested DNA fragment by agarose, denaturation of separated DNA and transfer to nylon membrane, exposure of X-ray film to membrane for analysis of results, or digestion of chromosomal DNA with restriction endonucleases। देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वी कैन सी द दिस पिक्चर। इसमें हम सबसे पहले क्या करवा रहे हैं? वी आर कॉजिंग द रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो हमारा जो है फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ई। देन सेकेंड स्टेप क्या होगा? हम सेपरेट करेंगे इन डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट्स को ओवर द एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सेकेंड स्टेप आपका क्या हो गया? बी। यानी कि फर्स्ट इज ई, सेकेंड इज बी। देन क्या होगा? हम ये जो डीनेचर करेंगे सेपरेटेड डीएनए सेगमेंट्स को, और उसको फिर हम नायलॉन पे क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, ब्लॉट कर रहे हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या हो गया? ई, बी एंड देन सी। उसके बाद हम क्या करेंगे? देन वी आर गोइंग टू डू द incubation of nylon membrane with radio labeled DNA probe, and finally हम इसे expose करेंगे एक्सरे फिल्म के लिए। तो हमारा हो गया फोर्थ स्टेप पे होगा ए, लास्ट स्टेप पे होगा हमारा फिफ्थ पे डी।
तो पहले क्या आएगा, E, then B, then C, then A, then D. That means option B is the correct answer. The correct sequence of intermediate formed in Calvin cycle is, okay, 1,3-BPG, 3-phosphoglycerate, glyceraldehyde 3-phosphate, ribulose 1,5-biphosphate, dihydroxyacetone phosphate या DHAP. एक काम करते हैं, कैल्विन साइकिल को एक बार देख लेते हैं, आप भी नोट डाउन करके जाइएगा। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, राइबुलोज 1,5-फॉस्फेट, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट, राइट। देन उसके बाद हमारा क्या होगा, सेकेंड नंबर पे हमारा होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये देखिए, फॉलोड बाय 1,3-BPG, दैट मींस दिस वन। यानी कि अभी तक हमारा क्या बना, DBA। नाउ अब क्या बन रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, and last would be your DHAP, which is an isomer of glyceraldehyde 3-phosphate. यानी सीक्वेंस आपका क्या होगा, D, B, A, C, E, यानी ऑप्शन B is the correct answer. The correct sequence of vertebrae arranged in a vertebral column in human is sacral vertebrae, lumbar vertebrae, axis vertebrae, thoracic vertebrae और atlas vertebrae. देखिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम वर्टिब्रल कॉलम देख लेते हैं। उसमें सबसे ऊपर क्या है हमारा, एटलस, तो यानी कि हमारा फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद एक्सिस, दैट मींस इट वुड बी माय सेकंड। देन थर्ड वुड बी सर्वाइकल, यानी कि सर्वाइकल दे रखा है नहीं, तो फॉलोड बाय थोरैकिक, यानी कि ये हमारा हो गया थर्ड। देन लुम्बर, दैट विल बी फोर्थ, एंड देन सैक्रल विच इज दिस वन, दैट वुड बी फाइव। यानी आंसर क्या होगा, ई सी D, B, A, E, C, D, B, A. That means option A would be the correct answer. To obtain a large number of copies of DNA through PCR includes the following steps. Okay, double-stranded DNA with known ends, separate chains by heating to 95 degrees Celsius, addition of heat-tolerant Taq polymerase and nucleotide, and heat to 72 degrees Celsius, addition of nucleotide to primer using single-stranded as a template, cool to allow primer to form hydrogen bond with ends of target sequence. याद करिए पीसीआर की साइकिल हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी, वहां पे 3 स्टेप्स होते थे, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। अगर उसी को हम इलेबोरेट करें तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिएगा जो कि नोन एंड्स हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन वी विल सेपरेट यानी डीनेचर करेंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, सेकंड स्टेप यही रहेगा। उसके बाद डीनेचर करने के बाद क्या देते थे हम, याद करिए, हम देते थे प्राइमर्स, और जब प्राइमर्स देते थे तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करते थे 45 टू 65 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाए बिटवीन टारगेट सीक्वेंस एंड प्राइमर्स। उसके बाद क्या होगा, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। उसके बाद हम क्या करते थे, एक बार अगर हमारे प्राइमर्स बन गए तो देन व्हाट वी आर गोइंग टू गिव, वी आर गोइंग टू यूज द टेक पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड और प्राइमर एक्सटेंशन, और उसके बाद हम न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे टू द प्राइमर यूजिंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एज अ टेम्पलेट व्हिच इज प्रिसाइजली इज द एक्सटेंशन स्टेप। तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप, ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप, यानी ए, बी, ई, C, D. That means option C is the correct answer. The lytic cycle of phage T4 has self-assemble of 3 different proteins to form phage component. T4 make attachment with specific surface protein through tail fiber. Production of enzyme to damage bacterial cell wall. Contraction of tail sheath, DNA enters into the cell leaving capsule outside. Phage DNA directs production of phage proteins and copies of phage genome with the help of host and the viral enzyme. देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो ये होस्ट सेल है, अगर बैक्टीरियोफाज है, तो अगर बैक्टीरिया है तो उस पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले वायरस क्या करेगा, इस पे सिट करेगा, यानी कि टेल फाइबर से दिस वुड बी योर फर्स्ट स्टेप। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट, then it is going to contract the tail and then release its DNA inside the host. That means this would be your second step. एक बार अगर डीएनए चला गया तो जो भी कैप्सिड है वो बाहर रह जाता है, विच इज अ प्रोटीन कोट, राइट। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि फाज जो है डीएनए वो डायरेक्ट करेगा प्रोडक्शन ऑफ फाज प्रोटीन एंड कॉपीज ऑफ फाज जीनोम विद द हेल्प ऑफ होस्ट मशीनरी, यानी दिस वुड बी माय थर्ड स्टेप। ये लिटिक साइकिल की बात हो रही है, याद करिएगा, लाइसोजेनी की बात नहीं हो रही है, राइट। देन इसके बाद क्या होगा, देन हमारे जो जो भी हमारे वायरल पार्टिकल बने हैं वो दोबारा से 5 कंपोनेंट्स बनाएंगे, सेल्फ असेंबलेज करेंगे, हेड, टेल एंड डीएनए, डीएनए कैप्सिड में जाएगा एंड फाइनली क्या होगा, जो नए नए हमारे वायरन बने हैं उनको निकालने के लिए एंजाइम जो है बैक्टीरियल सेल वॉल को किल करेगा, उसमें होल्ड करेगा एंड देन वायरल पार्टिकल विल बी रिलीज लीविंग बिहाइंड द डेड बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, जिसको हम लाइसोजन भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप, करेक्ट। यानी पहला स्टेप होगा बी, डी, ई, ए, सी, यानी ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट में लिखा है इन टोटल ओनली और अबाउट 1.5% of human DNA is coding or exon DNA, carrying information for protein or RNA products. However, when much larger introns are included in the count, as much as 30% of human genome consists of genes. बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट्स। हमारा जो जीनोम्स है उसमें इंट्रोन की वजह से एक चंक ऑफ द अमाउंट जो है वो जीन्स में काउंट हो जाता है, जो कि स्प्लाइसिंग के दौरान हटा दिया जाता है। तो स्टेटमेंट वन जो है करेक्ट है, यानी हमारी जो जीन्स हैं वो काफी बड़ी होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्जर स्ट्रेच ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए, दैट इज द इंट्रॉन्स। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, डीएनए हेलिकेज इज द एंजाइम दैट इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ डीएनए अंडरलाइनिंग एंड अफेक्ट द लिंकिंग नंबर। नो 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 नो, डीएनए हेलिकेज जो है डेफिनेटली डीएनए को अनबाइंड करता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, बट the enzyme which is causing the increase or decrease the extent of DNA unbinding and affect the linking number, that is topoisomerase, not the helicase, right। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट वन तो ट्रू था, स्टेटमेंट जो वन तो ट्रू था बट स्टेटमेंट टू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यानी स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, मेनी स्पीशीज ऑफ बाइनियल एंड पेरिनियल आर इंड्यूस्ड टू फ्लावर बाय लो टेम्परेचर एक्सपोजर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वर्नेलाइजेशन। डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वर्नेलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेनी स्पीशीज ऑफ पेरिनियल और बाइनियल उनको हम इंड्यूस करते हैं फ्लावरिंग के लिए बाय एक्सपोजिंग देम टू लो टेम्परेचर, राइट। तो स्टेटमेंट तो पूरी तरह से ठीक है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, vernalization elongates the vegetative period and induce the flower plant to flower earlier। नहीं, ये गलत हो गया। Vernalization does not elongate the vegetative period, rather it reduce it, allowing plant to flower earlier। यानी कि स्टेटमेंट वन तो ठीक है बट स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, glycolysis involves a series of reaction carried out by a group of soluble enzymes located in the cytosol। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जबकि स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज आल्सो लोकेटेड बोथ इन साइटोसोल एंड प्लास्टिड। ये भी ठीक है, पीपीपी के जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोसोल में तो रहते ही हैं बट मैक्सिमम जो है हमें प्लास्टिड में भी मिलते हैं, ठीक है। यानी स्टेटमेंट वन भी ठीक है और स्टेटमेंट टू भी ठीक है। ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स भी साइटोसोल में मिलते हैं, पीपीपी के एंजाइम जो है साइटोसोल में भी मिलते हैं एंड प्लास्टिड्स में भी मिलते हैं। बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी बोथ आर करेक्ट, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, प्रायंस आर नॉट इनएक्टिवेटेड बाय द टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री सेल्सियस। स्टेटमेंट टू कह रहा है प्रायंस इन्फेक्शन इज सेंसिटिव टू रेडिएशन ट्रीटमेंट। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए हैं। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा था, प्रायंस आर नॉट इनएक्टिवेटेड बाय टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री सेल्सियस, नहीं। डी प्रोटीनेशियस प्रायंस जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर of around 134 degrees Celsius. In fact, we can say anything above 90 degrees Celsius is sufficient for their inactivation.
स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 कह रहा था कि प्रायंस इन्फेक्शन इज सेंसिटिव टू रेडिएशन ट्रीटमेंट। नहीं, प्रायंस जो होते हैं वो नोटोरियसली रेजिस्टेंट होते हैं कन्वेंशनल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, और इसीलिए बच जाते हैं हमारे डिकंटेमिनेशन स्टेप पे। देखिए ये होते हैं प्रायंस, प्रायंस प्रोटीनेशियस होते हैं, और अगर ये रह जाते हैं तो दे कॉजेज द डिजीज, स्पेशली प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीजेस। नॉर्मली जो हमारे स्टरलाइजेशन बेस्ड जो डिकंटेमिनेशन मेथड्स होते हैं उनसे प्रायन बच जाते हैं, बट हीटिंग स्टेप्स हमें यूज करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ देम। तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। स्टेटमेंट 1 बी एंड स्टेटमेंट 2 बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लॉइट डिफरेंसेस इन द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द प्रोटीन एट अ गिवन पीएच। डेफिनेटली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स होती है वो चार्ज होती है, आइदर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। और एज वी नो दैट प्रोटीन्स जो है डिपेंडिंग ऑन द पीआई एंड द पीएच इन विच दे आर प्रेजेंट, उन पे चार्जेस हो सकते हैं। अगर किसी भी प्रोटीन को उसके पीआई से हाई टेम्परेचर पर रख दोगे तो उस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, और अगर लो टेम्परेचर पर रख देंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी वी कैन फाइन ट्यून द चार्जेस ओवर द प्रोटीन्स, और अकॉर्डिंगली हम जो कॉम्प्लीमेंट्री है या अपोजिट चार्ज की मैट्रिक्स है उससे हम इसे बाइंड करा सकते हैं। अब डेफिनेटली इन चार्जेस को हम कैसे मनूवर कर सकते हैं, या तो हम सॉल्ट को चेंज करें या फिर पीएच को चेंज करें। तो अब इस इंफॉर्मेशन के ड्रॉप में या लाइट में हम इन दो स्टेटमेंट्स को देखते हैं। क्या कैन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लॉइट डिफरेंसेस इन द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ प्रोटीन्स एट अ गिवन पीएच? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। पीआई के कॉन्सेप्ट पे चलाते हैं हम ये इधर। और इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन कैन बी ऑप्टिमाइज्ड बाय ग्रेजुअली चेंजिंग द पीएच, अभी बात करी है, एंड सॉल्ट concentration ऑफ द मोबाइल फेज टू क्रिएट द पीएच और सॉल्ट ग्रेडियंट। दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, chlorophyll A and B are abundant in green plants and C and D are found in some protistants and cyanobacteria। बिल्कुल ठीक है। जो क्लोरोफिल ए होता है ना वो सारे प्लांट्स में, एल्गी में, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। क्लोरोफिल बी जो है वो वेरियस ग्रुप्स लाइक बैसिलिडोफाइसे एंड डाइनोफाइसेटा इनमें मिलता है। क्लोरोफिल डी जो होता है वो रोडोफाइटा में मिलता है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो तो हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा था, कैरोटीनॉइड्स आर फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड आर इंटीग्रल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ये भी ठीक है। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं दे आर बेसिकली फाउंड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और क्या काम है इनका, दे आर देयर फॉर लाइट हार्वेस्टिंग, फोटो प्रोटेक्शन एंड इनफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन ब्लू ग्रीन रीजन। तो यानी कि ऑप्शन ए हैज टू बी देयर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Given below are the two statements. क्या कह रहा है स्टेटमेंट 1, ऑक्सिन हैव बीन यूज्ड कमर्शियली फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप ओनली। ओनली नहीं, इसके अलावा भी हम बहुत कामों के लिए यूज करते हैं ऑक्सिन्स को। इनफैक्ट इट इज बीइंग यूज्ड टू प्रमोट रूट ग्रोथ, फ्लावरिंग, ईटीसी, राइट। तो ऑक्सिन ना केवल इस काम के लिए बट काफी सारे काम के लिए यूज होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो हो गया वो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इन सम प्लांट स्पीशीज seedless fruits are produced with the help of treatment of unpollinated flower with auxin। ये ठीक है। At times what we do, auxin को यूज करके we induce seedless fruit formation। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, बट स्टेटमेंट 2 जो है हमारा ठीक है। दैट मीन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन डी। During protein synthesis termination occurs. A. Termination signal causing the polymerase to detach from the DNA and release the transcript. In eukaryotes, polymerase II transcribes a signal or sequence AAGUAC. Termination signal causing the polymerase to undetach from the DNA. Termination signal causing the polymerase to detach from the RNA and release the transcript. In eukaryotes, polymerase II transcribes a sequence called AUGAAA. Basically, अगर आप इसमें स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट डी और स्टेटमेंट ई देखें तो ये क्या है, these are the information about the sequence transcribed by Pol1 in eukaryote। स्टेटमेंट 1 को यानी ए को अगर हम देखें तो बेसिकली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस
termination only occurs when terminal sequence cause polymerase to detach from the DNA and release transcript. यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए ओनली, यानी सी इज द करेक्ट आंसर. Which proteins are present in neutrophils? न्यूट्रोफिल्स याद है ना, फेगोसिटिक सेल्स सबसे ज्यादा मिलने वाली हमारी फेगोसिटिक सेल्स होती हैं. और इसके अंदर क्या क्या होता है? तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? इसके अंदर होगा कोलेजिनेज, इसके अंदर होगा डिफेंसिन एंड इसके अंदर होगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. कोलेजिनेज का क्या काम है? इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग कोलेजन इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द पैथोजन. न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है? इट कंटेन्स डिफेंसिन विच आर स्मॉल एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड फॉर पैथोजन न्यूट्रलाइजेशन. और अल्फा 1 जो आपका एंटीट्रिप्सिन है, ये क्या करता है? इट इज एन प्रोटीएज इनहिबिटर जो कि हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए एक्शन, स्पेशली एक्टिविटी ऑफ इलास्टेज एंजाइम. तो जो न्यूट्रोफिल के अंदर क्या क्या होगा? ए सी ई, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Molecular techniques used for the identification of microorganisms from the environmental samples include. टेक्निक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है. अगर आपको इन टेक्निक्स के नाम नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे. स्पेशली इस केस में आंसर होगा आपका मेटाजीनोमिक्स, डीनेचुरेटिंग ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस इज DGGE, एंड फाइलोचिप्स. देखिए इस तरह के एक आध क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही, इनके आंसर आपको नहीं आते होंगे. तो हमारा सजेशन ये है कि अगर आपको ज्यादा डिटेल नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बचें. अदरवाइज वाई टू मेक द नेगेटिव मार्किंग. इस क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं. मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जो होती हैं दैट इज यूज्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट एनवायरमेंटल सैंपल और एनी अदर काइंड ऑफ अ सैंपल. इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? मेटाजीनोमिक्स एज वी सेड, which is a study of genetic material and analysis for microbial community without doing cultivation. इसमें हमें ग्रो करने की जरूरत नहीं है. DGGE, which is denaturating gradient gel electrophoresis, it is used to separate DNA based on their melting behavior and typically used for studying the microbial community. Again, जबकि फाइलोचिप्स हैं, दे आर काइंड ऑफ माइक्रो अरे जो कि स्पेसिफिक होते हैं सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रोबियल जीन. बी एंड ई दोनों ही कभी भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एनवायरमेंटल सैंपल से डायरेक्ट निकाले जा रहे हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में नहीं यूज होता. बेसिकली एलाइजा तो हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए करते हैं, राइट. और जबकि फिश जो होता है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज होता है. तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सी ई ओनली. Sieve tube elements found in angiosperms are sieve tube, पी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, पी प्रोटीन एब्सेंट होते हैं. इन दोनों में से तो कोई एक ही होगा. सीव प्लेट्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं. यानी कि देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो सीव ट्यूब पी प्रोटीन में से कोई एक ऑप्शन बनेगा, सीव प्लेट होती है, कंपेनियन सेल होते हैं. तो आपका आंसर पी प्रोटीन के बेसिस पे टिका हुआ है. चलिए इसको समझते हैं. तो जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है? दे मस्ट बी हैविंग सीव ट्यूब, होगा ही होगा. They always have P proteins which is present within the sieve tube elements and it is involved in the plant response to injury. जो sieve plate है that is also present at the end wall of sieve tube, sieve elements. और ये क्या facilitate करते हैं? phylum sap flow. companion cells जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो companion cell होते हैं they are also found closely associated with sieve tube element और generally metabolic support को देते हैं. तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ए बी डी ई. ए बी डी ई मतलब ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर. Following are associated with endocrine functioning of pituitary endocrine gland: Parus convoluta, Parus intermedia, Parus rhodita, Parus nervosa and Parus distalis. देखिए अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें जिसमें कि हमारे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक हमारा क्या होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होती है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? पारस डिस्टेलिस. जबकि हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? पारस नर्वोसा. और इन बिटवीन पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? पारस इंटरमीडिया. तीनों यूज होते हैं, तीनों में ही हमारे हार्मोन्स होते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन खुद बनाती है जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जनरली रिजर्व किए जाते हैं थ्रू हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. तो जो हमारी पारस डिस्टेलिस है वो भी पार्ट लेगी. पारस नर्वोसा इसमें वैसोप्रेसिन एंड
हमारा जो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन होता है वो होंगे, और पारस इंटरमीडिया में मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। ये दोनों नहीं होते एंडोक्राइन फंक्शनिंग में, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। तो बी डी ई यानी ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। माइक्रोब्स इन्वॉल्व्ड इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आर, नाइट्रोसोमोनास होता है, एनाबीना होता है, राइजोबियम होता है, कुछ स्पीशीज स्यूडोमोनास की भी होती हैं एंड एजिटोबैक्टर की भी होती हैं। तो ये सारे ही बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से इन्वॉल्व होते हैं, यानी ए बी सी डी ई यानी ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। चूज द वर्टिब्रेट्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट, ठीक है, इसमें से पूछे गए, इसमें से वर्टिब्रेट्स को हमें लिस्ट आउट करना है और जो नहीं है वर्टिब्रेट उसको हटाना है। डॉग फिश स्कॉलिडन होती है, सिल्वर फिश नहीं, इंसेक्ट होती है, एंगुला होती है, डेविल फिश होगा, हिप्पोकैम्पस होगा, यानी ए सी डी ई यानी ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, मैच लिस्ट विद लिस्ट टू आइटम्स। कुछ डिजीजेस दे रखे हैं और उनके रीजन जो है, जेनेटिक रीजन है, उनके बारे में बात की गई है। चलिए, डेक्ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डेक्ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किस लिए होगी? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विच जीन? डिस्ट्रोफिन जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम। डिस्ट्रॉफी डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होगा? शॉर्ट स्ट्रेचर रिजल्टेड बाय द एडिशन ऑफ क्रोमोसोम 21। काइडू जेट किसके लिए होगा? डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 5 रिजल्टेड इन स्मॉल हेड। जबकि क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया किसकी वजह से होगा? एक्सचेंज ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम 22 विद अ स्मॉल फ्रेगमेंट फ्रॉम अ टिप ऑफ क्रोमोसोम 9। तो ए का क्या हो गया? 3, विच इज द आंसर बी। बी का होगा 1, सी का हो गया 4, जबकि डी का हो गया सेकेंड। ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम, फिर एक और मैच था फॉलोइंग। ये सीयूटी के लास्ट ईयर में ये रहा है, देखा गया है, एक ही तरह के पैटर्न में आ जाते हैं क्वेश्चन। आई थिंक दिस टाइम दे आर इम्प्रोवाइजिंग ऑन इट। चलिए, वायरसेस और उनके जेनेटिक्स दे रखी है, उसकी जीनोम साइज दे रखा है, उनके न्यूक्लियोटाइड पेयर दे रखे हैं, उनको हमें मैच करना है, ठीक है। तो चलो एडिनो वायरसेस के साथ चलते हैं। एडिनो वायरसेस क्या होता है? एडिनो वायरसेस इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस विद हैविंग 35,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। जबकि आपका पोलियो वायरस है वो क्या है? आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है विद अराउंड 6,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर। टोबैको मोज़ेक वायरस एक प्लांट आरएनए वायरस है विच इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हैविंग 7,500 न्यूक्लियोटाइड पेयर। जबकि पोलियोमा वायरस एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है हैविंग 4,500 आपके न्यूक्लियोटाइड पेयर। यानी कि आपका ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 एंड डी का हो गया 3, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम। अब इस बार लिस्ट 1 में क्या दे रखा था आपको? बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं इम्यूनोलॉजी के, और उनको टेक्निक के साथ जहां पर भी वो स्टेप्स होते हैं वो आपको बताना है। चलिए, यूज ऑफ हाइपोजेंथिन एंड थाइमिडीन, ये तो आपका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ए का 3 होगा। अब देखिए कितना सिंपल था, तो इसीलिए हमारा डी को अगर हम हटा दें तो ए बी सी में से ही कोई होगा। अब अगर हम देखें करेक्टराइजेशन ऑफ एफ ग्लोबिन सीरम प्रोटीन, ये हम यूज करते हैं इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में, यानी बी का हो गया क्या? 1, यानी आंसर तो आपका क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आपका सी का क्या होगा? सी का होगा फॉर्मेशन ऑफ कैमिलुसेंट, जो प्रोडक्ट है वो आप एलाइजा में यूज करते हैं, जबकि डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूसिंग साइटोकाइन, इसको हम यूज करते हैं एलिस्पॉट में। यानी ए का हो गया 3, बी का हो गया 1 एंड सी का हो गया आपका 4 एंड डी का हो गया आपका सेकेंड। ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम। ओके, लिस्ट 1 में दे रखे हैं मर्केंशिया, एंथोसरस, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया, और लिस्ट 2 में उनके कैप्सूल्स दे रखे हैं डिफरेंट शेप्स के, उनको हमें क्या करना है? मैच। तो चलो शुरू करते हैं। मर्केंशिया का कैसा होता है? मर्केंशिया का कैप्सूल जो होता है वो होता है ओवॉइड शेप या ओवल शेप। एंथोसरस का कैसा होता है? एंथोसरस का होता है ब्रिस्टल और थॉर्न लाइक। पॉलीट्राइकम का होता है पॉलीगोनल, आप पॉली पॉली याद कर सकते हैं। फ्यूनेरिया का होता है पियर शेप्ड एसिमेट्रिकल। यानी कि मर्केंशिया का ए का 4,
ए का 4th है तो यानी ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। एक और मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम, इसमें फाइलम दे रखे हैं और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं ये। प्लेटीहेलमिन्थिस में क्या होता है आपके फ्लेम सेल्स, जबकि एनेलिडा में क्या होता है आपके नेफ्रीडिया, आर्थ्रोपोड्स में आपके होते हैं मेल्फिजियंस और मोलस्का में होते हैं फेदर लाइक गिल्स। यानी ए का होगा क्या 3, ए का 3 है तो आपका ऑप्शन सी होगा, बी का होगा 2, आपका सी का होगा 1, जबकि डी का होगा आपका 4। ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम्स, लिस्ट 1 में क्या दिए गए हैं, अमाइनो एसिड्स के टाइप दिए गए हैं, उनके कैरेक्टर दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में आपके अमाइनो एसिड दिए गए हैं। अब नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज दो ही होते हैं आपके, एस्पार्टेट या फिर ग्लूटामेट। पोलर अनचार्ज का एग्जांपल हो गया सिस्टीन, एरोमेटिक 3 ही होते हैं आपके, फेनिलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, जबकि पॉजिटिवली चार्ज आपके 3 होते हैं, हिस्टिडिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो डी का हो गया 1, ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, सी का हो गया 4 एंड डी का हो गया 1। दैट मीन्स ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम, इस बार आपके एसिड्स दिए गए हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, और उनका हमें कार्बन नंबर से कनेक्ट करना है। तो स्टीरिक एसिड जो होता है वो हो गया आपका ऑक्टा डेकेनोइक एसिड, जबकि पाल्मेटिक क्या होता है C16 होता है ना, तो वो हो गया आपका हेक्सा डेकेनोइक एसिड। जो आपका मिरिस्टिक एसिड होता है वो हो गया आपका टेट्राडेकोनोइक एसिड, जबकि लॉरिक एसिड हो गया आपका डोडेकानोइक एसिड। तो यानी ए का हो गया फर्स्ट, ए का फर्स्ट है, आपका बी का हो गया 4th, आपका सी का हो गया आपका 3 एंड डी का हो गया ऑप्शन 2। यानी ऑप्शन 4th हैज टू बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और वी आर विशिंग यू ऑल द वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।